Hello students. In this part we will discuss case of thin spherical shell. अब हमने सॉलिड स्फीयर का केस डिस्कस किया। सॉलिड स्फीयर के केस में जैसे हमने किसका एग्जांपल लिया था, कोई रबड़ की बॉल है, वो किसका एग्जांपल है, स्फीयर का एग्जांपल है, सॉलिड स्फीयर का। अब इसके बाद में आपकी जो बॉल है वो मान लीजिए कैसी है, प्लास्टिक वाली बॉल है, जो आपकी प्लास्टिक की भल की बॉल्स आती हैं, हम उसका एग्जांपल ले रहे हैं। तो वो क्या होती है, अंदर से खोखली होती है। अगर आप उसको बीच में से, जैसे अपने पीछे बीच में से काटा था, तो आपको क्या दिखाई दे रहा था, सर्कुलर डिस्क वहां पे दिखाई दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम काटेंगे किसी स्फेरिकल शेल को, तो उस प्लास्टिक वाली बॉल को अगर आप बीच में से कट करेंगे, बीचों बीच कट करेंगे, तो आपको वहां पे क्या चीज दिखाई देगी, वहां पे हमें एक सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, एक रिंग दिखाई देगी। ठीक है, रिंग इसलिए हम उसको कह रहे हैं क्योंकि उसके कॉर्नर कॉर्नर पर तो वो प्लास्टिक प्रेजेंट रहता है, मटेरियल प्रेजेंट रहता है, लेकिन बीच में वो मटेरियल प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, वो भी अंदर से खोखली होती है, तो वो क्या दिखता है, हमें एक रिंग दिखाई देता है। अब उसी तरह से ये जैसा टू डायमेंशनल डायग्राम है ना, इसलिए हम यहाँ पर भी इसको क्या बना रहे हैं, स्फेरिकल। हमने यहाँ पे एक शेल ले ली है। शेल आपका पता होना चाहिए कि क्या होती है, एग शेल जिसको आप बोलते हो। एग का जो भी बॉइल्ड पार्ट होता है उसको हम निकाल दें बाहर, और उसके बाद में जो चीज बचती है ना, उसको हम कहते हैं एग शेल। बाहर बाहर का कवरिंग जो होती है वो एग शेल होती है, बीच में कुछ भी प्रेजेंट ना हो, बीच में वो होलो हो। तो यहाँ पे आपका होलो स्फीयर, एक हम डिफरेंट एग्जांपल लेंगे। मान लो उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी ज्यादा हो, जो कवरिंग की हम बात कर रहे हैं ना, उस कवरिंग की थिकनेस, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपका क्लास में, वो जो कॉस्को की क्रिकेट की जो बॉल होती है, कॉस्को वाली, वो वाली जो बॉल है और जो प्लास्टिक वाली बॉल है, इन दोनों को अगर आप कट करोगे तो आप थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे। जो आपका आपको बीच में जो रिंग दिखाई देगी कोस्को की बॉल में, वो थोड़ी सी थिक होती है, हल्की सी उसके अंदर थिकनेस प्रेजेंट रहती है, तो उसको हम होलो स्फीयर कह सकते हैं। और जो आपकी प्लास्टिक वाली बॉल है उसको जब हम कट करेंगे तो आपको बिल्कुल बारीक सी उसकी थिकनेस होगी, उसका जो आउटर लेयर है उसका, तो वहां पे आपको जो दिखाई देगा वो क्या होगा, रिंग दिखाई देगा। तो अब जैसे आपने इससे पिछले केस में सॉलिड स्फीयर बनाया था, उसकी कंपोजिशन डिस्कस की थी, बिल्कुल उसी तरह से हम किसी स्फेरिकल शेल को भी बना सकते हैं। कैसे बनाओगे आप बिल्कुल जैसे ये ए बी आपने डायमीटर बनाया है, इस डायमीटर के अबाउट आप उसको कट करके देखो तो आपको क्या दिखेगा, रिंग दिखाई देगी। अब जैसे हमने पीछे किया, जैसे हमने पिछला केस किया था, हम एक छोटी सी थिकनेस का पार्ट वहां से कट कर लें, तो आपके पास एक छल्ले जैसी चीज आपके हाथ में आएगी, एक रिंग जैसी चीज आपके हाथ में आएगी जिसकी थोड़ी सी थिकनेस हो। आपने आप बिल्कुल ही जीरो पे कट करोगे तो कुछ भी बिल्कुल बारीक सी थिकनेस आएगी। आप हल्की सी उसमें 1 mm भी अगर आप उसकी थिकनेस लेके कट करोगे तो आपके पास एक रिंग वहां पे बच जाएगी। तो जैसे आपने डिस्क प्लेस की थी डिक्रीजिंग रेडियस की डायमीटर के अबाउट, तो जैसे ये वाई वाई डैश है, वाई वाई डैश ए बी आपने डायमीटर मान लिया और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, बॉल को कट कर रहे हो। तो वाई वाई डैश के अबाउट जब आप कट करोगे तो आपको मैक्सिमम रेडियस की रिंग यहाँ पे दिखाई देगी। अब उसके बाद में ये जो कर्सर का स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इतनी थिकनेस के साथ मैं अगला हिस्सा इसका काटूंगी तो वो क्या होगा, मेरे पास एक रिंग होगा। और नेक्स्ट जब कट करूंगी वो तो मैक्सिमम आपके डायमीटर का होगा, अगला जो कट करूंगी उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा पहले से थोड़ा कम होगा। ई एफ जहां कहीं भी आया, सी से डी से लेके ई और एफ हमने यहाँ मार्क कर रखा है इस हिस्से में जो आप कट करोगे। अब यहाँ पे इसको डिफरेंट डिफरेंट करके मार्क क्यों कर रखा है और इसको हमने शेड क्यों नहीं किया, क्योंकि स्फेरिकल शेल में जो मटेरियल होता है या जो पार्टिकल होता है वो कहाँ पर रहता है, सिर्फ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो सी से लेके ई तक प्रेजेंट है आपका मटेरियल, और डी से लेके एफ यहाँ पे प्रेजेंट है, बीच में सारी जो चीज है वो क्या है, आपकी होलो है। तो उसमें इसलिए हमने इसको शेडेड नहीं दिखाया, और इसको हमने सी से लेके ई और डी से लेके एफ दिखाया, और मान लिया कि भाई ये जो थिकनेस है ये क्या है, डी एक्स थिकनेस है, और उस डी एक्स थिकनेस की कोई एलिमेंट्री रिंग हम यहाँ पे मान के चल रही हैं। और वो एलिमेंट्री रिंग इस तरह से है कि सेंटर से लेके
जो उसका पहला, जब आप इसे कट करोगे तो ये जो फर्स्ट फेस है ये तो x डिस्टेंस पे है, और ये जो अगला फेस है ये कितने डिस्टेंस पे हो, x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे हो। तो आपकी डी एक्स थिकनेस की एक रिंग यहाँ पे बनेगी। थिकनेस कहाँ आएगी, सिर्फ यहाँ कॉर्नर्स पे, सी से लेके ई पे और डी से लेके एफ पे ही आपका मटेरियल होगा। तो ये जो पतली सी स्लाइस आपके पास जो आएगी, तो यहाँ पे हम उसको रिंग्स भी कह सकते हैं, और वहां पे हम उसे स्लाइस भी आप इसको बोल सकते हो एक तरह से। पिछले केस में स्लाइस सर्कुलर डिस्क थी, इस केस में स्लाइस आपकी एक थिन रिंग है। ठीक है भाई, और उस थिन रिंग का जो डायमीटर है, वो डायमीटर ओ से लेके जब हम बी की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, और बिल्कुल उसी तरह से ओ से लेके ए तक जाएंगे, या आप ए से ओ की तरफ आओगे तो इंक्रीज होगा रिंग्स का रेडियस, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होने के बाद फिर से जैसे पहले सिमेट्रिकली डिक्रीज हो रहा था वैसे ही सिमेट्रिकली डिक्रीज होता चला जाएगा बी तक। और कहाँ से कहाँ तक हम प्लेस करेंगे, आर डिस्टेंस तक। ओ से लेके इधर ए आर है हमारा, ओ से लेके बी तक भी क्या है, आर है, आपका रेडियस है स्फेरिकल शेल का। ठीक है भाई, अब जो ये ई एफ सी डी और ई एफ डी एक्स थिकनेस की ये जो स्लाइस आपने बनाई है, ये स्लाइस अब स्फेरिकल शेल के वॉल्यूम का हिस्सा नहीं होगी, ये इसके एरिया का, क्योंकि सरफेस पर ही मटेरियल प्रेजेंट है, तो स्फेरिकल शेल का क्या होगा, सरफेस एरिया ही होगा। और उस सरफेस एरिया का एक छोटा सा हिस्सा आपने कंसीडर कर लिया है, तो आप किसकी हेल्प लोगे यहाँ पे, मास पर यूनिट एरिया की मदद लोगे, और उसके बाद में मास निकालने के लिए इस रिंग के मास से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो स्फेरिकल शेल का मास अगर कैपिटल एम है, रेडियस उसकी कैपिटल आर है और सेंटर उसका ओ है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा शेल का, स्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये आपने लिख लिया। मास पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ शेल, मास पर यूनिट एरिया लिख लिया। ठीक है, नाउ उसके बाद में जो चीजें मैंने आपको समझाई वही लिखी हुई है। ए बी मान लेते हैं कि डायमीटर है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आप चाहते तो आप ऐसे भी मान सकते थे, उसके बाद फिर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली बताते चीजों को। ठीक है भाई, अब इसके बाद में कंसीडर a thin element of the shell lying between two parallel planes, एक हमारा CD है और अगला क्या है, EF है। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं AB के, पहला x डिस्टेंस पे है और दूसरा x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे है सेंटर से। ठीक है, दिस स्लाइस फॉर्म्स ए सॉर्ट ऑफ रिंग, ये जो हल्की सी स्लाइस आपने काटी, पहला ओ से x डिस्टेंस पे लिया और फिर x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे लिया, तो कटने के बाद आपके हाथ में क्या आएगी, एक पतली सी रिंग आपके हाथ में आएगी। तो उस रिंग की जो रेडियस है वो क्या है, देखो यहाँ पे दिख रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी जो रेडियस है वो है हमारी y, और जो विड्थ सीई, अब देखिए आपने तो दो डिस्टेंसेस लिए, ओ से लेके सी डी कहाँ पे है और ओ से लेके ई एफ कहाँ पे है, लेकिन ये जो यहाँ पे देखो आर्क सी आपको दिखाई दे रही है, सीई आर्क दिख रही है मुझे और डी एफ आर्क मुझे दिखाई दे रही है, ये सीई और डी एफ ये डी एक्स डिस्टेंस नहीं है, ये तो हमने ज्योमेट्रिकली डिस्टेंसेस यहाँ पे डिफाइन किए हैं, सेंटर से लेके ये जो प्लेन है इसका x है और अगले प्लेन का x प्लस डी एक्स है, तो ये सीई हमें एक तरह से निकालना पड़ेगा जो कि थिकनेस है उस रिंग की। उसको निकालने के लिए ये किया आपका कि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है वाई वाई डैश, ये यहाँ से हमने क्या किया, ओ से सी को ज्वाइन कर दिया और ओ से ई को ज्वाइन कर दिया, और तो मान लिया कि ये जो एंगुलर डिस्टेंस है, ये जो पहला है ओ सी, ये तो वाई वाई वन से वाई वाई डैश से थीटा एंगल पे है, और ओ ई जो है वो थीटा प्लस डी थीटा एंगल पे है, तो ये जो बीच का छोटा सा एंगल आ गया ये डी थीटा आ गया। ठीक है भाई, अब आप या तो कंपोनेंट्स लिख लो, एक्स और वाई कंपोनेंट्स, या फिर आप सी की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये क्या है आपका आर है और ये सीई आपका वो एंगुलर डिस्टेंस हो गया हमारा डी थीटा, और ये जो आर्क की लेंथ है ये हम आर और डी थीटा की हेल्प से लिख सकते हैं, या सिंपली जैसे यहाँ पे आपकी ये जो ट्राइंगल्स बन गई हैं इसमें एक ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक ये क्या है आपका वर्टिकल कंपोनेंट है,
तो आप यहाँ पे थीटा के एक्स और हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट लिख लो। तो आप एक्स को कैसे लिख सकते हो, आर साइन थीटा लिख सकते हो, और वाई को आर कॉस थीटा लिख सकते हो। अब इनको आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा इंटू में डी थीटा हो जाएगा। आर कॉस थीटा अभी आपने लिखा वाई है, तो आप इसको क्या पुट कर सकते हो, वाई इंटू डी थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो डी एक्स वैल्यू है आपने अभी भी जो मेंशन करी है ना डी एक्स वैल्यू, इस डी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वाई डी थीटा लिख सकते हैं। ये क्या आ गई, आपकी विड्थ आ गई। ठीक है, तो अब सरफेस एरिया जो आपने लिखना है रिंग का, उस सरफेस एरिया, या फिर सिंपल जो मैंने अभी अभी आपका फॉर्मूला बताया था ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये सारी चीजें ना करने की बजाय ये डी थीटा ले लो। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका, आर है, तो सीई की वैल्यू आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, सीई आपका एल है यहाँ पे और ये आपका आर है। थीटा कैन बी रिटन एज एल बाई आर, एंगुलर डिस्टेंस। तो आप उस फॉर्मूले से भी ये वैल्यू लिख सकते थे dx की, आर डी थीटा। ठीक है, नाउ सरफेस एरिया ऑफ दिस रिंग आपने लिख लिया, सरकमफ्रेंस को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 पाई आर होता है ना, आर क्या है रेडियस, वाई है रेडियस, तो 2 पाई वाई लिख लोगे और सीई से उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 पाई वाई इंटू आर डी थीटा आपकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये जो y इंटू डी थीटा है ये क्या है हमारा, डी एक्स ही है, तो इसलिए इसको किससे रिप्लेस कर दिया, आपका डी एक्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है भाई, तो dx, क्योंकि dx क्या है, y थीटा ये सब चीजें तो हमारी है नहीं, जो भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें, इसी वजह से आपकी ये वैल्यू dx की वैल्यू निकाली है y d थीटा की टर्म्स में। ठीक है भाई, अब मास ऑफ द स्लाइस, हमने ये जो स्लाइस मानी है, ये जो रिंग मानी है, हमें इसका मास निकालना था, तो मास पर यूनिट एरिया को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मास आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे इस रिंग का अबाउट डायमीटर। अब ये बिल्कुल उसी तरह से है, कोई रिंग है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा हो, आपका सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई कोई एक्सिस है, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर होता है, तो मास लिख लोगे आप, और रेडियस उसकी वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड ये तो हो गया हमारी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बिल्कुल उसी तरह से इस इक्वेशन को माइनस आर से लेके आर तक इसको इंटीग्रेट कर दो, या फिर 2 टाइम्स लिख के 0 से आर इसको इंटीग्रेट कर दो, आर स्क्वायर एक्स एक्स की क्यूब बाई 3, 0 से आर वैल्यूज पुट कर देंगे और आपका मोमेंट इनर्शिया आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना हो, टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो, तो आपने ए बी के अबाउट अभी भी निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करके आपको मास पता है स्फेरिकल शेल का, और जो टेंजेंट है वो आर डिस्टेंस पर हम ड्रॉ करते हैं, तो आर स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का सम कर देंगे और आपके पास टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका केस है वो क्या है कि भाई आपका जो सॉलिड स्फीयर है वो कैसे बना हुआ हो, इंक्रीजिंग रेडियस के कोएक्सियल, कोएक्सियल यानी कंसेंट्रिक आप शेल्स ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस प्लेस करके भी आप क्या बना सकते हो, स्फीयर बना सकते हो, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो अगर ये चीज स्पेशली मेंशन की हो कि स्फेरिकल शेल की मदद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो सॉलिड स्फीयर का, और अब ये जो आप इंक्रीजिंग रेडियस की शेल्स प्लेस करोगे, जैसे ओ पर तो आप 0 या फिर 1 रेडियस की एक शेल बना दो यहाँ पे, जिसको मिनिमम जो डायमीटर हो उसका, उसके बाद में 2 डायमीटर की एक शेल बना दोगे, शेल अंदर से खोखली होती है, तो 2 की बनाई तो 1 तो पहले से ही फिल्ड था, अब 2 की बनाओगे तो वो उससे बिल्कुल टच होकर आएगा, फिर उससे नेक्स्ट इंक्रीजिंग डायमीटर की आप क्या प्लेस करते जाओ, एक के बाद एक शेल्स प्लेस करते चले जाओ, तो आप इस तरह से भी सॉलिड स्फीयर जनरेट कर सकते हैं। अब आप क्या लोगे, इसमें कोई एलिमेंट्री स्फेरिकल शेल लोगे जिसकी थिकनेस क्या हो, dx हो, और वो सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड हो।
ठीक है, और वो क्या होगी, स्फीयर के वॉल्यूम का ही पार्ट होगी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख लोगे आप, जैसे आपने पहले लिखा था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करोगे 4/3πr3, मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख लेंगे हम। उसके बाद जो अपने स्फेरिकल शेल मानी है, इसका वॉल्यूम आपने लिख लेना है। इसका आप सरफेस एरिया लिखोगे और उसकी थिकनेस से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। एक्स इसकी रेडियस है तो πr एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और थिकनेस dx है, ये वॉल्यूम हो जाएगा आपके एलिमेंट्री स्फेरिकल शेल का। मास क्या हो जाएगा आपके स्फेरिकल शेल का, मास पर यूनिट वॉल्यूम को रिक्वायर्ड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा आपका, मास बच जाएगा एलिमेंट्री शेल का। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखोगे डायमीटर के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेल अबाउट एनी डायमीटर, जो आपने अभी भी कैलकुलेट किया था उसका जो फॉर्मूला आया लास्ट में, वो फॉर्मूला आप सीधे सीधे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 2/3 mr² आया वो, तो 2/3 मास ऑफ एलिमेंट्री शेल, रेडियस ऑफ एलिमेंट्री सेल का स्क्वायर, तो 2/3 अभी अभी जो आपने मास निकाला है वो मास आप यहाँ पे पुट कर देंगे। रेडियस क्या है शेल की, एक्स है रेडियस, तो एक्स स्क्वायर कर दोगे और इसको सॉल्व करके लिख लोगे। ठीक है, अब हमें तो क्या चाहिए, पूरे के पूरे स्फीयर का हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। कहां से कहां प्लेस किया था आपने शेल्स को, 0 से लेके r रेडियस तक के इंक्रीजिंग रेडियस के आपने स्फेरिकल शेल्स प्लेस किए थे। तो आप 0 से लेके r तक इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे। तो 0 से लेके r x⁴ है, तो ये x⁵5/5 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर दोगे फिर लिमिट्स पुट करके, अब वही वैल्यू आएगी जो आपने पीछे लास्ट केस में आपने सॉल्व की थी। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाता है कि स्फेरिकल शेल की हेल्प से आप प्रूव कीजिए, तो आपको पहले स्फेरिकल शेल का करके दिखाना पड़ेगा। 2/3 mr² आपको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में आप अप्लाई करोगे इस प्रोसीजर को कि भाई शेल्स की फॉर्म में हमारा स्फीयर बना हुआ है, और ये इसका फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन दिस सेम मैनर, जैसे अभी अभी आपने स्फेरिकल शेल कंसीडर करके सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, आप वैसे ही होलो स्फीयर का भी निकाल सकते हो, सिर्फ वॉल्यूम्स की टर्म्स चेंज हो जाएगी। होलो स्फीयर का मतलब क्या है, जैसे ये अंदर से क्या हो, तो मतलब कि एक सॉलिड बॉल है और सेंटर के पास से एक छोटा सा स्फीयर हमने क्या कर दिया, कट करके बाहर निकाल लिया। तो किसी होलो स्फीयर के आपके दो रेडियस होंगे, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। R1 इनर मान लेते हैं रेडियस, और R2 आउटर रेडियस कंसीडर कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उस स्फीयर का, 4/3, मतलब आउटर में से इनर ये जो वॉल्यूम है, छोटा वॉल्यूम, इसको हमें घटाना पड़ेगा। तो 4/3πr2 की क्यूब माइनस 4/3πr1 क्यूब आ गया। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ दिस होलो स्फीयर। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख लोगे, जैसे हमने पहले लिखा मास पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल वैसे ही मास पर यूनिट वॉल्यूम आप लिख लेंगे। अब इसके बाद में जो हमारा होलो स्फीयर है, इसमें सेंटर से कॉन्सेंट्रिक शेल्स ही हमने प्लेस की, लेकिन जो सेंटर पे सबसे पहली शेल रखी उसकी रेडियस R1 है, और R1 के बाद R1 से R2 तक इंक्रीजिंग रेडियस के स्फेरिकल शेल्स हम 1 बाय 1 क्या करते गए, प्लेस करते गए, और इस तरह से हमने बनाया आपका होलो स्फीयर। एंड उन सभी में से हम मान लेते हैं कि कोई हमारी एक स्फेरिकल शेल है जो कि x डिस्टेंस पे है, और उसकी थिकनेस क्या है, dx है। ठीक है, अब सबसे पहले आप उसका वॉल्यूम लिखोगे एलिमेंट्री शेल का, एरिया इंटू थिकनेस 4πx² इंटू dx हो जाएगा। मास निकालने के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब उसके बाद में इसके डायमीटर के अबाउट आप क्या लिख दोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दोगे। वो आपका 2/3 इंटू जो भी वैल्यू है आपकी मास इंटू में x², बिल्कुल वैसे ही करोगे। 2/3 लिख लिया आपने, मास की वैल्यू लिखी और x² की वैल्यू लिख दी। जो भी टर्म आई, अब आपको इंटीग्रेशन 0 से r करने की बजाय R1 से R2 करना होगा, क्योंकि इनर से आउटर रेडियस तक आपने प्लेस की हैं शेल्स। तो आप R1 से R2 इसको इंटीग्रेट कर दोगे। यहाँ पे देखिए नीचे जो टर्म है R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब है, R क्यूब था पहले, और ऊपर क्या आएगा देखिए, R2⁵ माइनस R1⁵ आएंगे। ठीक है, जब हम कंपैरिजन कर रहे थे एक्सेलरेशन वाले उसमें, तो हमने यही वाले दो फॉर्मूले वहां पे यूज किए थे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आपकी वैल्यू आएगी
जिसकी वैल्यू आपको एक तरह से याद होनी चाहिए जब आप एक्सेलरेशन वाला आर्टिकल डिस्कस कर रहे होते हो। यहाँ से आप जनरलाइज करके इसको सॉलिड स्फीयर के लिए भी लिख सकते हो होलोस को, क्योंकि R1 क्या होता है, उसमें 0 होता है और R2 R के बराबर होता है, और यही आपकी वैल्यू आई थी पीछे जो आपने कैलकुलेट की 2/5 mr²। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ केसेस में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें से सॉलिड स्फीयर, होलोस्फीयर, स्फेरिकल शेल और जो सिलेंडर है आपका सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं।